हमारे इस खास सेगमेंट एक्सप्लेनर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। एक्सप्लेनर में आज हम बात करेंगे G7 क्या है, G7 का गठन कब हुआ था और G7 आखिर काम क्या करता है। जैसा आप सबको पता होगा कि इस वक्त 50वीं समिट चल रही है G7 की इटली में, और इटली के अपुलिया में ये पूरी बैठक चल रही है। वहाँ पर इसको लेकर एक बड़ा सम्मेलन है इन 7 देशों का, और मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है, यानी कि भारत इसमें आमंत्रित है। और 11वीं बार ऐसा हो रहा है कि G7 की बैठक में कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहुंच रहा हो। और इसके साथ ही खास बात यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरा कार्यकाल है, यानी कि मोदी 3.0 की ये सरकार है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पहला दौरा हुआ वो इटली का हुआ, G7 समिट का हुआ। अब आपको ये समझाते हैं कि आखिर G7 समिट है क्या, G7 है क्या। जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, G7 यानी कि ग्रुप 7, ये 7 ऐसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों का ग्रुप है जिनकी जो धाक है वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो या फिर जो जीडीपी की, ग्लोबल जीडीपी में भी इनका जो योगदान है वो सबसे ज़्यादा होता है। और ऐसे में ये सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाले 7 देश हैं। अब इन 7 देशों के नाम क्या क्या हैं वो भी आप समझ लीजिए। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इसके अलावा जापान, ब्रिटेन और अमेरिका, ये तमाम देश मिल रहे हैं। और इनकी अध्यक्षता बारी बारी से इन 7 देशों में से हर किसी को एक साल में मिलती रहती है। और हर साल में एनुअली, यानी कि हर साल, आज इस बार इटली ने बैठक की तो अगली बार कोई और देश होगा जो इसकी मेज़बानी कर रहा होगा। इस बार की मेज़बानी इटली को मिली थी तो इटली ने इसकी मेज़बानी की, यानी हर साल इसकी बैठकें होती रहती हैं। G7 के तमाम देश मिलते रहते हैं। अब इनका काम क्या है वो आप समझिए। इनका दरअसल काम ये है कि आर्थिक जो ग्लोबल जीडीपी है उसमें इनका क्योंकि बहुत बड़ा योगदान होता है, ऐसे में आर्थिक विकास किस तरीके से किया जाए, एक साथ किस तरीके से बढ़े। इसके अलावा जो तमाम देश भर के, दुनिया भर के जो मुद्दे होते हैं, अहम मुद्दे, कृषि के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, AI के क्षेत्र में, इन तमाम विषयों पर भी G7 में लगातार चर्चा होती है। हाल ही में रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ था। इससे पहले जब G7 की बैठक हुई थी तो भी रूस यूक्रेन का मुद्दा बहुत ज़्यादा अहमियत देता था, क्योंकि इससे आर्थिक विकास पर हर देश के असर पड़ता है। तो ऐसे में इस बार भी रूस यूक्रेन का जो मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। इजरायल और हमास के बीच में जो तनाव है वो भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो ये तमाम ऐसे विषय हैं जिनका जो असर है वो कहीं ना कहीं इन 7 देशों की अर्थव्यवस्था पर तो पड़ता ही है, जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है। तो किस तरीके से इन सब तमाम चीज़ों को लेकर आगे बढ़ा जाए, अर्थव्यवस्था में विकास हो, उनको लेकर ये हर साल बैठते हैं, इनकी बैठक होती है। और यही काम है G7 का, दुनिया के तमाम जो बड़े मुद्दे हैं उन पर चर्चा करना और एक समाधान मिलकर निकालना। अब G7 का जो गठन था वो कैसे हुआ था ये भी आप समझिए। 1975 की बात है, जब पूरी दुनिया में कोल्ड वॉर चल रहा था। दुनिया 2 धड़ों में उस वक्त बटी हुई थी। एक तरफ थे रूस और उसके सहयोगी देश, और दूसरी तरफ थे ये तमाम पश्चिमी देश जिनका अभी मैंने जिक्र किया, G7 के ये तमाम देश। ये अलग थे, उस वक्त G7 बना नहीं था, तब की बात मैं आपको बता रही हूँ। और उस वक्त रूस का जो नाम था वो था सोवियत यूनियन, सोवियत संघ के नाम से रूस को जाना जाता था। तो सोवियत संघ यानी कि रूस के जितने भी समर्थक देश थे उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था वॉर्सो। इसी को काउंटर करने के लिए पश्चिमी देशों ने भी अपनी ताकत दिखाई। पश्चिमी देशों ने G7 का ग्रुप खड़ा कर दिया, यानी कि ग्रुप 7, और तब से इसका गठन हुआ 1975 से। 1975 में तो इसमें मात्र 6 ही देश थे, लेकिन 76 में इसमें कनाडा को ऐड कर दिया जाता है। कनाडा भी इस ग्रुप का हिस्सा बन जाता है और तब वो G7 का देश हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे ये आपस में काम करते हैं। एक वक्त ऐसा आता है 1998 में, जब रूस को भी इसमें शामिल होने का न्योता मिलता है। सोचिए, एक ये ग्रुप बना ही था रूस को काउंटर करने के लिए, लेकिन 1998 वो दौर था जब रूस पूरी तरीके से टूट चुका था। सोवियत यूनियन अलग अलग हिस्सों में बंट चुका था, रूस एक अलग देश बन गया, और उसके बाद कोल्ड वॉर थम चुकी थी। तब जाकर रूस को मौका दिया गया कि अगर आप G7 में शामिल होना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, और रूस इसमें शामिल भी हुआ। तब ये ग्रुप बन गया था ग्रुप 8, यानी कि G8 के नाम से इसको जाना जाता था। साल 2014 में रूस को निलंबित कर दिया था इसी ग्रुप से, और इसका कारण ये था कि रूस ने यूक्रेन की क्रीमिया पर हमला कर दिया था और उस क्षेत्र को अपना लिया था, जिसके बाद से फिर से ये जो ग्रुप था वापस ग्रुप 7 बन गया। तो ये थी G7 की कहानी, हमने आपको बताई। इसके अलावा एक और ऐसा प्रश्न है जो आपके मन में आ सकता है कि चीन की अर्थव्यवस्था भी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, दूसरे पायदान पर वो आता है, तो फिर इसका हिस्सा क्यों नहीं है, ये मात्र यही देश क्यों इसका हिस्सा हैं। तो इसकी एक वजह है कि चीन की आबादी बहुत ज़्यादा है। भले ही वो
अच्छी अर्थव्यवस्था वाला देश हो, लेकिन उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है और औसत जो वहाँ पर आय है वो इन G7 देशों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए G7 के जितने भी देश हैं उसको विकसित, डेवलप्ड नहीं मानते या फिर अर्थव्यवस्था में उतना मजबूत नहीं मानते और यही कारण है कि चीन G7 का हिस्सा नहीं है। तो G7 के बारे में आज हमने आपको बताया और इसके अलावा अगर ऐसी कोई खबर है आप हमसे जानना चाहते हैं, उसको लेकर एक्सप्लेनर्स आप हमसे समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताइए। G7 के बारे में और क्या रोचक कहानियाँ आपके पास हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, उसको लेकर क्या आप जानते हैं, कमेंट सेक्शन के जरिए अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा।